हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है हमारे आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टूडियो में। आइए, आप लोग को जैसा कि पता है, हमारा आरो यारो का 75 दिन का टारगेट चल रहा है और आज 8वां दिन है। तो आइए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बिना टाइम। आकाश जी, चलिए क्वेश्चन लाइए। दोस्तों, समय को बर्बाद न करते हुए अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर हम्म, आगम का संपादन हुआ था? हम्म, ऑप्शन ए है वैशाली में, हम्म, ऑप्शन बी है वल्लभी में, हम्म, ऑप्शन सी है पावापुरी में, हम्म। ऑप्शन डी है पाटलिपुत्र में। तो देखिए, इसमें चार ऑप्शन जो इसमें हमको लग रहा है जैसे कि वल्लभी होगा। हम्म वल्लभी या वैशाली, दो ऑप्शन में हमें कंफ्यूजन है। तो इसका जो सही उत्तर बताइए। तो देखिए दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा पाटलिपुत्र। अच्छा, पाटलिपुत्र। तो जब पाटलिपुत्र में पहली जैन हम्म, सभा हुई थी, हम्म, जिसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र ने किया था हम्म, 300 ईस्वी पूर्व में, हम्म। तो उसी समय श्वेतांबर के आगम सिद्धांत का अच्छा संपादन अच्छा, किया गया जैसे था। कि मुझे पता था कि हुआ है, हम्म लेकिन ये नहीं पता था कहाँ हुआ है। हाँ, तो पाटलिपुत्र में हुआ था। बात यह है कि उसमें कहानी ये है ना कि जैसे जैन धर्म की शुरुआत जो बिहार से ही होती है। बिहार से बौद्ध धर्म की भी शुरुआत होती है, जैन धर्म की भी शुरुआत होती है बिहार से। तो बिहार में उस मगध मगध स्टेट था। मगध मगध स्टेट में साम्राज्य। जब सूखा पड़ा तो कुछ लोग यहाँ से चले गए दक्षिण में, क्योंकि सूखा की वजह से सरवाइव करना मुश्किल था, तो लोग चले गए दक्षिण में। तो जो यहाँ लोग रह गए, उनके लिए यहाँ सरवाइव करना उस जैन धर्म के कंडीशंस पे बहुत मुश्किल था। तो उन्होंने जो है चेंज कर दिया अपने जो रहन सहन को, अपने जो इस जो उस वक्त का जो सिचुएशन था उसके हिसाब से बना लिया। हम्म और जो लोग दक्षिण में चले गए वो लोग क्या किए कि उस जैन धर्म के, क्योंकि उन लोगों को सब सारी सुविधाएं मिल रही थी, तो वो लोग उसी जैन जैन धर्म के फॉलो करते रहे। और फिर जब वो 12-13 साल बाद वहां से लौटे तो देखा कि यहाँ सब कुछ चेंज हो गया है। तो यहीं से स्थूलभद्र एक और थे, भद्रवा। भद्रभाव, दोनों लोगों में विवाद हुआ। और एक इस धर्म में जो श्वेतांबर और दिगंबर नाम के दो शाखाएं शाखाएं विभाजित हो गई। हम्म इसी का एक भगवती सूत्र नाम का शायद वो है, कल्पसूत्र। कल्प सूत्र है। फिर जैन धर्म की बहुत सारी और रचनाएं हैं। 12 पूर्वा। 12 पूर्वा है। उसके बाद आप 12 चले उपांग जैन धर्म से संबंधित। भगवती सूत्र। भगवती सूत्र शायद इसी का है, जिसमें 16 महाजनपद का जो वो मिलता है। कल्पसूत्र कल्प जैन धर्म। सूत्र। कल्प सूत्र नहीं, मुझे लगता है भगवती सूत्र भी है। अच्छा। क्योंकि उसमें भी 12 जो है 16 महाजनपदों का जो साक्ष्य मिलता है, उसमें ही वैशाली को जो है पहला जो वो बताया गया गणराज्य। हम्म गणराज्य की उसी तरीके की सिचुएशन है उसमें। ये हम्म दोस्तों, तो फिर अगला क्वेश्चन, जैसा कि अभी हम तो पॉलिटी से ही क्वेश्चन उठा रहे हैं, तो पॉलिटी का हमारा क्वेश्चन है, प्रॉफिट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एग्जाम्पशन एक्ट कब लाया गया था? ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एग्जाम्पशन एक्ट मतलब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो संविधान में शामिल किया गया, उसको कब हम्म लाया गया था? 1947 में, 1950 में, 1959 में, 1960 में? तो इसका सही ऑप्शन देखा जाए तो 1959 हो जाएगा। सही है। तो यहाँ मेन चीज ये है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कहते हैं, बहुत कंफ्यूजन है लोगों में, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कहते हैं कि है। हम्म ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कोई चीज पहले से संविधान में थी नहीं। तो बात ये थी कि जब हमारा संविधान बना, उसके बाद जब लागू हुआ 1950 में, उसके बाद हुआ कि देखा गया कि बहुत सारे मंत्री थे, विधायक और जो लोग थे, वो लोग जो किसी न किसी जैसे ओएनजीसी के डायरेक्टर हो गया, कोई कोई किसी चीज का डायरेक्टर बन गया, तो वो क्या करते थे कि उस चीज का जो कॉन्ट्रैक्ट है अपने किसी संबंधी दे देते थे या खुद लेके रख लेते थे। तो इस वजह से बहुत कंफ्यूजन हो रहा था। तो इसके बाद ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बिल एग्जाम्पशन एक्ट लाया गया। इसके तहत वो किया गया कि जो चीजें लिस्ट में शामिल होंगी वही सिर्फ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंतर्गत नहीं आएंगी। जैसे उसमें मिनिस्ट्री हो गई या हम्म पीएमओ हो गया, ये सब जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट प्रधान ये जो हो गया, उसके बाद आपका नीति आयोग का चेयरमैन हो गया, ये सब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में नहीं आते। बाकी डीएम डीएम पीएम ये सब आते हैं, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में आते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बृहद ज्वार, जिसे हम लोग दीर्घ ज्वार के नाम से जानते हैं, कब आता है?
किस सिचुएशन में आता हाँ है? हाँ। ऑप्शन ए है जब सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं। ऑप्शन बी है जब सूर्य तथा चंद्रमा एक दूसरे के समकोण पर होते हैं। ऑप्शन सी है जब तेज हवा चल रही होती है। ऑप्शन डी है जब रात बहुत ठंड होती है। इसका ऑप्शन जो ये है, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक दिशा में जो होते हैं, यही होगा। तो चलिए दोस्तों बता दें कि जो ज्वार और भाटा आता है समुद्र तल से पानी को जब उठता है तो उसे ज्वार कहते हैं, जब पानी समुद्र तल नीचे की तरफ बढ़ता है तो उसे भाटा कहते हैं। ये आता किसके कारण है? ये जब गुरुत्वाकर्षण बल, अपकेंद्री बल और अभिकेंद्री बल के कारण आता है। हम लोग एक न्यूटन का नियम को अड़े थे कि जिसे गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर m1 m2 अपान r स्क्वायर, अर्थात जो द्रव्यमान होता है उसके प्रोपोर्शनल टू होते हैं, और जो डिस्टेंस होती है दो त्रिज्या के तो उसके व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो इसमें एक क्वेश्चन पूछता है किसके कारण अधिक प्रभाव पड़ता है, चंद्रमा के कारण या सूर्य के कारण? तो इसमें तो जाहिर सी बात है चंद्रमा के कारण पड़ेगा। सूर्य भले ही बड़ा है, पर जो है चंद्रमा नजदीक बहुत ज्यादा है, तो नजदीक होने के कारण चंद्रमा का प्रभाव इस पे अधिक पड़ता है। तो जब सूर्य और चंद्रमा एक सीधी में इस प्रकार से आ जाते हैं तो इन दोनों का आकर्षण बल लगने लगता है, जिसके कारण इस समय बहुत अधिक ज्वार उठता है, जिसे हम लोग सिजगी के नाम से जानते हैं। और बता दें दोस्तों, जैसे जो बहुत सबसे ऊंचा जो ज्वार आता है भारत में, वो आता है ओखा तट, जो हमारा गुजरात में है, वहां पे 2.7 मीटर के लगभग। चीज ये है कि बे ऑफ फंडी है जो उसमें सबसे ऊंचा, विश्व का वो सबसे 15 से 18 मीटर वहां ज्वार आता है। और ये 24 घंटे में 2 बार, 24 घंटे में 2 बार ज्वार और 2 बार भाटा आता है। लेकिन एक स्थान है इंग्लैंड का साउथहैम्पटन, वहां पे देखा जाए तो 24 घंटे के अंतर्गत 4 बार आता है, 4 बार ज्वार, 4 बार भाटा। लोकेशन उसके हिसाब से, उसकी लोकेशन और वहाँ समुद्र की गहराई के अनुसार, क्योंकि वहाँ इंग्लिश चैनल इधर पड़ जाता है जिसके कारण 2 बार आता है, और उत्तरी सागर के कारण 2 बार आते हैं। उत्तरी सागर जो है वहाँ के कारण 2 बार, तो 4 बार हो जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस आधार पर किसी सांसद को हटाया जा सकता है? निम्न में से किस आधार पर किसी सांसद को हटाया जा सकता है? पहला है केवल राष्ट्रपति के आदेश पर, केवल प्रधानमंत्री के आदेश पर, दल बदल के आधार पर, सभी के आधार पर। तो इसका देखा जाए तो 52वें संविधान संशोधन में जब दल बदल आ गया तो उसी के अनुसार ये नियम बना दिया गया कि इसे हटाया, सांसदों को हटाया जाने की प्रक्रिया। इसको इंग्लिश में एंटी डिफेक्शन लॉ कहते हैं। तो इसको अगर देखा जाए तो कोई कब डिफेक्ट होगा, अगर ये पूछा जाए कि कोई सांसद को कब डिफेक्ट किया जाए, तो इसमें 3-4 कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन ये है कि यदि कोई व्यक्ति अगर है किसी दल का है, वो किसी उस दल को छोड़कर किसी और दल में शामिल हो गया चुनाव होने के बाद, तो उसके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ लागू होता है, तो वो एग्जाम्प्ट हो, मतलब उसको डिफेक्ट कर दिया जाएगा, उसको मतलब त्याग पत्र देना पड़ेगा, और मतलब स्पीकर उसको हटा देगा। स्पीकर ही इसका मालिक होता है एंटी डिफेक्शन लॉ का। और दूसरी बात है कि जब कोई एक, जैसे बहुत सारे लोग निर्विरोध वो होते हैं का बिना किसी पार्टी के लड़ते हैं, पार्टी के लड़ते हैं, यदि वो किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं तब उनके ऊपर डिफेक्शन लॉ लग जाता है। वो मंत्री तो बन सकते हैं दोस्तों, ये ध्यान देने वाली बात है कि वो मंत्री बन सकते हैं, जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होते हैं वो मंत्री बन जाएंगे, पर वो किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकते। अगर वो पार्टी ज्वाइन करते हैं तो एंटी डिफेक्शन के अंदर आ जाएंगे। इसके बाद इसमें 3-4 चीजें जो है एक्सेप्शन में आती हैं, जैसे कि अब किसी पार्टी का 2/3 लोग हैं, 2/3 लोग पार्टी को तोड़ रहे हैं या फिर एक नई पार्टी बना रहे हैं, उस टाइम एंटी डिफेक्शन लॉ उनके ऊपर नहीं लगेगा। अभी आप महाराष्ट्र का केस देख सकते हैं। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे जी ने जो है शिवसेना को तोड़कर एक नई पार्टी, मतलब उसी पार्टी को अपने नाम से करवा लिया, चुनाव चिन्ह धनुष ले लिया, धनुष बाण ले लिया, और कैमरा पकड़ा दिया शिवसेना के जो प्रमुख अध्यक्ष थे, क्या नाम है, उद्धव ठाकरे जी को पकड़ा दिया कैमरा। उसके बाद आप देखिए एक है, एक डिफेंशन ये है कि आप अगर कोई व्यक्ति अगर अपने से मतलब पार्टी जो नॉमिनेटेड है, जो नॉमिनेटेड व्यक्ति, उसके बारे में अगर वो 6 महीने के अंदर, जब नॉमिनेट हो गया, अगर 6 महीने के अंदर
अगर वो किसी पार्टी को ज्वाइन कर ले रहा है तब तो उसके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा। लेकिन अगर 6 महीने के बाद किसी पार्टी को ज्वाइन कर रहा है तो उस पर भी एंटी डिफेक्शन लॉ लागू हो जाता है। तो चलिए दोस्तों फिर अगले क्वेश्चन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? ऑप्शन ए है महाभिनिष्क्रमण, ऑप्शन बी है संबोधि, ऑप्शन सी है प्रथम उपदेश, ऑप्शन डी है निर्वाण। तो इसका तो हमें लग रहा है कि पहला महाभिनिष्क्रमण वही होगा। नहीं दोस्तों, इसका हो जाएगा प्रथम उपदेश। जब उन्होंने प्रथम उपदेश दिया था तो सारनाथ में, हाँ सारनाथ के मृगदा वन, हरिण वन जिसे कहते हैं, वहीं पे जब दिया था तो उसकी घटना यही है। तो गौतम बुद्ध को देखा जाए तो इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में जब अपना गृह त्याग देते हैं, 29 वर्ष की अवस्था में गृह को त्यागते हैं, इसके बाद वो जाते हैं, उनका अलार कलाम से उनकी मुलाकात होती है, जिन्होंने उन्हें सांख्य दर्शन की शिक्षा दी। इसके बाद रुद्रक राम से उनकी मुलाकात होती है, जिन्होंने उन्हें योग दर्शन की शिक्षा दी। तो उन्होंने सारनाथ में सर्वप्रथम अपना तपस्या करना शुरू किया अपने 5 मित्रों के साथ। इसके बाद वो फिर यहाँ से देखते हैं, इसके बाद वो फिर गया चले जाते हैं। अच्छा। तो गया मतलब पीपल के बरगद के वृक्ष के नीचे, तो गया में वहीं पर उन्होंने एक पीपल का वृक्ष होता है, पीपल का, हाँ पीपल के वृक्ष के नीचे उनके में था, नहीं साल का वृक्ष, वो साल वृक्ष के नीचे महावीर स्वामी जी का तपस्या किए थे। तो 6 वर्ष बाद जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तो वह स्थान बोध गया कहलाया। अच्छा। इसके बाद उन्होंने सर्वप्रथम अपना प्रथम उपदेश आया सारनाथ में अपने वहीं 5 मित्रों के साथ, जिनके साथ तपस्या शुरू की थी, उन्हीं के साथ उन्हों को आकर अपना ज्ञान दिया, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। तो इसके बाद अगला ऑप्शन था हमारा जो निर्वाण होता है। निर्वाण इन्हें होता है राजगीर में, मल्ल राज्य में, राजगीर में जब इन्हें मृत्यु हो जाती है, उसी को महानिर्वाण कहा जाता है बौद्ध संप्रदाय में। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, संसदीय समिति में किस सदस्यता स्थायी होती है? संसदीय समिति में किसकी सदस्यता स्थायी होती है? लोकसभा की, राज्यसभा की, दोनों की, इनमें से किसी की नहीं? इसका देखा जाए तो राज्यसभा की है। सही है दोस्तों, क्योंकि राज्यसभा के मेंबर रिटायर, मतलब राज्यसभा कभी जो है भंग नहीं होती। तो इस वजह से जो संसदीय समिति है उसमें भी राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं, जो अस्थायी समिति है उसमें जो राज्यसभा के मेंबर होते हैं वो अस्थायी तौर पे कार्य करते हैं, लोकसभा के परिवर्तित होते रहते हैं। इनका जो अगर देखा जाए तो समितियां 2 प्रकार की होती हैं, एक तो मतलब अस्थायी समिति होती है, एक अस्थायी समिति। जो स्थायी समिति होती है वो जो संसद में जो किसी मतलब उसके द्वारा बनाई जाती है, जो संसद में संविधान में जो है उसको लिखा गया है, उसके द्वारा अस्थायी समितियां बनाई जाती हैं। जबकि अस्थायी समितियां कोई मुद्दा आ गया, जैसे अभी चला आपका डाटा प्रोटेक्शन बिल, इस पे अगर मतलब बिल आ गया, तो जब बिल आता है तो उसके बाद पहली बार जब पहली रीडिंग होती है उसके बाद उसको वोटिंग के बाद उसको बाद दे दिया जाता है समिति को। तो समिति उसको निर्धारित करती है, तो उसके बाद जो है फिर आके जो चर्चा होती है मतलब संसद में, उसके बाद फिर से वोटिंग होती है, तब जाके कोई बिल तब जाएगा राज्यसभा में। लोकसभा में पहले हुआ तो फिर राज्यसभा में आएगा, राज्यसभा में पहले हुआ तो फिर लोकसभा में आएगा, तो उसके बाद तब वो बिल पारित होता है। इसी प्रकार से आप देखिए तो 2 प्रकार की, एक जो है अस्थायी समिति, अस्थायी या एडहॉक समिति। एडहॉक समिति इस तरह की बनाई जाती है। परमानेंट समिति में जैसे एक होती है आपकी प्राक्कलन समिति हो गई, इस तरह की जो समितियां हैं परमानेंट होती है। चलिए दोस्तों, तो फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचार उपग्रह वायुमंडल के किस स्तर में अवस्थित किए जाते हैं? संचार उपग्रह वायुमंडल के किस स्तर में अवस्थित किए जाते हैं? ऑप्शन ए है बहिरी मंडल, ऑप्शन बी है समताप मंडल, ऑप्शन सी है आयन मंडल, ऑप्शन डी है क्षोभ मंडल। जवाब दीजिएगा दोस्तों। तो इसका तो ऑप्शन हमें लगता है अगर देखा जाए तो बहिर्मंडल होना चाहिए, या तो फिर आयन मंडल होना चाहिए, 2 में से एक हो जाएगा। हमें पूरा क्लियर पता नहीं।
संचार उपग्रह जैसे जिसे हम भू स्थिर या तुल्यकालिक उपग्रह कहते हैं, तो ये संचार उपग्रह जो होते हैं 36,000 किलोमीटर के ऊपर तो इसका मतलब बहिर्मंडल ऊंचाई हो पर स्थापित किए जाते हैं। तो हमारे जो मंडल में हम लोग परत को देखते हैं अपने वायुमंडल को, तो 5 परतों में विभाजित किया गया है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिरी मंडल। जो क्षोभ मंडल होता है वो लगभग पृथ्वी भूतल से 15 या 18 किलोमीटर तक, और 15 से जो 50 किलोमीटर होता है वो समताप मंडल होता है। समताप मंडल जो होता है इसके बाद होता है मध्य मंडल। मध्य मंडल जो होता है उसकी ऊंचाई देखा जाए तो 50 से 80 किलोमीटर के मध्य होता है, और जो आयन मंडल होता है वो 80 से 660 किलोमीटर। तो उसको हम ताप मंडल कहते हैं, ताप मंडल कहते हैं। ताप मंडल में ही आयन मंडल होता है। हाँ, ठीक है, आगे चलिए। इसके बाद जो बहिरी मंडल होता है 640 किलोमीटर से ऊपर, तो इसके क्वेश्चन में कहा गया है कि संचार उपग्रह कहाँ अवस्थित किए जाते हैं, तो इसका हो जाएगा बहिरी मंडल में स्थापित किए जाते हैं। चलिए दोस्तों, इसी तरीके के क्वेश्चन आता है कि वायुयान किस मंडल में उड़ाया जाता है, तो इसका समताप मंडल हो जाएगा। और एक होता है दोस्तों रेडियो तरंगे जो होती है वो कहाँ से परावर्तित होती हैं, तो इसका आयन मंडल हो जाएगा। आयन मंडल में जो चार्जेज बनते हैं उसकी वजह से जो यहाँ से कोई भी एनर्जी जाती है तो उसको रिफ्लेक्ट करता है। और जो है हमारी जो सारी प्राकृतिक घटनाएं होती हैं आपका क्षोभ मंडल में होता है। सारी प्राकृतिक, जैसे तूफान हो गया, हवाओं का चलना हो गया, या फिर वर्षा हो गया, बादल का बनना हो गया, ये सारी घटनाएं जो है क्षोभ मंडल में होती है। चलिए दोस्तों, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किसके द्वारा किसी सांसद या विधायक को हटाया जा सकता है? निम्नलिखित में से किसके द्वारा किसी सांसद या विधायक को हटाया जा सकता है? पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति या गवर्नर। दूसरा ऑप्शन है किसी भी स्टेट की जो उच्च न्यायालय है या उच्चतम न्यायालय, मतलब उच्चतम न्यायालय या किसी भी स्टेट के उच्च न्यायालय, या फिर स्पीकर, या सभी, ये सभी। तो इसका देखा जाए तो सभी ऑप्शन हो जाएगा। सही है दोस्तों। अब आप इसमें हम अगर देखा जाए, चर्चा किया जाए, तो जो राष्ट्रपति है वो हटाता है। जैसे कि अगर कोई सीएमओ है, अगर वो कर दिया, जो है गलत काम कर रहा है, तो उसके प्रधानमंत्री के रिकमेंडेशन पे उसको हटाया जा सकता है। और इसमें जो उसकी रिकमेंडेशन आवश्यकता है, राष्ट्रपति ही हटाता है, लेकिन प्रधानमंत्री की रिकमेंडेशन। उसके बाद जो एससी या सुप्रीम कोर्ट का मामला है, किसी को अगर 2 साल की सजा हो जाती है, 2 साल की, इससे ऊपर की किसी के ऊपर कन्विक्शन हो जाता है, तो वो हटाती है हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट या फिर राज्य की हाई कोर्ट। जैसे कि अभी राहुल गांधी जी के मामले में हुआ था, फिर एक लक्षद्वीप के जो फैजल थे उनके मामले में हुआ था, तो ये एससी हटाती है या फिर उसके द्वारा हटाया जाता है। उसके बाद फिर एक होता है एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ की जब बात आती है तो उस टाइम स्पीकर का काम होता है, स्पीकर हटाते हैं उसके द्वारा। जैसे कोई पार्टी बदल रहा है तो उस टाइम स्पीकर हटाता है, और इस वजह से ये तीनों ऑप्शन सही है। तीनों ऑप्शन, इसलिए ये सभी ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों, तो फिर अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ता जाए। चलिए दोस्तों, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया है। ऑप्शन ए है अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, ऑप्शन बी है कार्यपालिका प्रक्रिया है, ऑप्शन सी है न्यायिक प्रक्रिया है, ऑप्शन डी है विधायी प्रक्रिया है। तो दोस्तों, इसका उत्तर अर्ध न्यायिक प्रक्रिया हो जाएगी, क्योंकि देखा जाए तो राष्ट्रपति जो हमारा है उसको हटाने के लिए ही सिर्फ महाभियोग का प्रयोग किया गया है, महाभियोग शब्द का प्रयोग किया। और किसी को हालांकि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनको भी हटाने के लिए हम महाभियोग की प्रक्रिया का नाम ले लेते हैं, लेकिन उसमें डिफरेंस है। और उसके बाद इसको संविधान में टोटल लिखा गया है, आर्टिकल 61 के द्वारा लिखा गया है कि राष्ट्रपति को किस प्रकार हटाया जाता है, और बाकी किसी के बारे में लिखा नहीं गया। उसमें लिखा गया है कि संसद के द्वारा, मतलब उसमें एक या दूसरे का रेफरेंस दिया जाता है कि इनकी तरह हटाया जाएगा या इनकी तरह हटाया जाए, जबकि राष्ट्रपति के बारे में ऐसा नहीं लिखा गया है। हाँ, तो दोस्तों, जैसे अगर आर्टिकल 56 खंड 1 उपखंड ख में देखा जाए तो राष्ट्रपति को अगर संविधान का अतिक्रमण करता है तो उसके आधार पर
उसके कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व हटाया जा सकता है। अब इसके हटाने की प्रक्रिया जो होती है उसे महाभियोग का नाम देते हैं, जिसका उल्लेख हमारे संविधान के आर्टिकल 61 में किया गया है। तो 61 में कहा गया है कि अगर राष्ट्रपति अतिक्रमण करते हैं संविधान का, तो उन्हें किसी भी स्तर से, जैसे लोकसभा या राज्यसभा से 1/4 से उस पर हस्ताक्षर के थ्रू, 2/3 से अगर पास करके उसे राष्ट्रपति के पूर्व सूचना के थ्रू उसे भेजना होता है। 14 दिन की नोटिस देनी पड़ती है। 14 दिन पहले उन्हें नोटिस देनी होती है कि आपके ऊपर मतलब महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाएगी। तो राष्ट्रपति की वो एक मौका भी दिया जाता है कि वो सही है या गलत, या तो आप खुद अपना पक्ष रखे या तो किसी वकील के द्वारा अपना पक्ष रखवा कर। तो अगर दूसरे सभा में जाता है, जैसे अगर राज्यसभा से उठाया गया ये मामला, तो वो लोकसभा में अपना पक्ष रख सकते हैं। अगर पक्ष रखने में सफल हुए तब तो वहीं पे ये रद्द हो जाएगा। अगर सफल नहीं हुए तो लोकसभा में इसकी भी समीक्षा की जाएगी कि मतलब ये सही है या गलत है। अगर सही पाया गया 2/3 से अगर लोकसभा भी पारित कर देती है तो उसी समय से राष्ट्रपति को हाथरा मान लिया जाता है। तो ये जो महाभियोग की प्रक्रिया है यूएसए के संविधान से लिया गया था भारत में। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन महुआ मोइत्रा, ये बहुत चर्चा में है महुआ मोइत्रा जी। महुआ मोइत्रा को किस कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर संसद से निकाला गया है? महुआ मोइत्रा को किस कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर संसद से निकाला गया है? एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट से, संसद की नीति निर्धारक समिति की रिपोर्ट से, कैग की रिपोर्ट से, या एससी के निर्णय के आधार, मतलब सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आधार पर? तो इसका सही ऑप्शन देखा जाए तो एथिक्स कमेटी के आधार पे सही है दोस्तों। जैसे कि मामला आया है, पहले भी मामला ऐसा आता रहा है, वो कैश फॉर वोट। कैश फॉर वोट का मतलब है कि क्वेश्चन फॉर कैश का मतलब होता है कि जो हमारे सांसद लोग हैं, ये लोग पैसा लेकर बाहर से क्वेश्चन संसद में पूछते हैं। तो एथिक्स कमेटी के सामने ये मामला गया है कि मतलब इनके बारे में क्या कहा है। हालांकि इसमें कोई विशेष प्रक्रिया नहीं अपनाई गई, मतलब रिपोर्ट मांगनी चाहिए थी, सीबीआई से जांच करवानी चाहिए थी या फिर ईडी से जांच करवानी चाहिए थी, उसके बाद इनके ऊपर ये निर्णय लाना चाहिए। तो ये एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट पे ही इसमें बहुत डिस्प्यूट है। इसमें मतलब सुप्रीम कोर्ट और इस जो संसद है उसके बीच जो पावर का सेपरेशन है उसके बीच काफी डिबेट और काफी डिस्प्यूट है, क्योंकि जो संसद के जो कंडक्ट है, जिस सभाओं का कंडक्ट है, जैसे लोकसभा और राज्यसभा जो कंडक्ट है, कोड ऑफ कंडक्ट है, उसको लागू करने का अधिकार जो है स्पीकर के पास है। और उसकी जो प्रोसीडिंग है उसमें कौन कैसे क्या कर रहा है उसका जो सारा निर्णय है वो स्पीकर के द्वारा लिया जाता है। और जो एससी है वो हमेशा ये चाहती है कि हम इसमें दखलंदाजी कर पाए, लेकिन वो मतलब सुप्रीम कोर्ट नहीं कर पा रही है, क्योंकि जो हमारा जो प्रोसीडिंग का प्रक्रिया है वो कहीं पे लिखा कोडिफाई नहीं किया गया है। इसलिए जब तक वो कोडिफाई नहीं किया जाएगा तब तक उस पे जो सुप्रीम कोर्ट का जो है समीक्षा का अधिकार बने, जो एक रिव्यू सिस्टम है सुप्रीम कोर्ट का, जो किसी भी कानून को रिव्यू करती है सुप्रीम कोर्ट, तो उसका सिस्टम काम नहीं कर पाता। वहां से जो संसद बोलेगी वही उसका कोड ऑफ कंडक्ट है। इस वजह से जो महुआ मोइत्रा के बारे में, महुआ मोइत्रा को निकलना ही पड़ेगा इस बार। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? फिर से सुन लीजिएगा, संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? ऑप्शन ए है स्वयं राष्ट्रपति जी, ऑप्शन बी है लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी है राज्यसभा के सभापति, ऑप्शन डी है केंद्रीय मंत्रिमंडल। जवाब दीजिएगा दोस्तों। तो इसका जो सही ऑप्शन है केंद्रीय मंत्रिमंडल है, क्योंकि अगर देखा जाए 74 जो अनुच्छेद अपना 74 है उसमें लिखा गया है कि जो प्रधानमंत्री है वो एक हमारा मंत्रिमंडल होगा जो कि संसद से बनेगा, संसद के सदस्यों से ही मिलकर में से ही बनेगा। और जो अनुच्छेद आपका 52 है उसमें कहा गया है कि सारे एग्जीक्यूटिव का जो हेड है वो राष्ट्रपति है। और 74(2) में ही शायद ये कहा गया है
कि राष्ट्रपति अपने सारे कार्य मंत्रिमंडल की सलाह से करेगा। तो अगर मंत्रिमंडल की सलाह से ही राष्ट्रपति करना है तो सारे काम जो राष्ट्रपति करेगा वो मंत्रिमंडल की सलाह से ही करेगा। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ही उसका अभिभाषण तैयार करती। एक तरीके से देखा जाए तो ये जो केंद्रीय मंत्रिमंडल जो हमारी गवर्नमेंट है वो आगे क्या काम करने वाली है उसी का लेखा जोखा होता है अभिभाषण राष्ट्रपति का। हाँ। तो इसका सही ऑप्शन केंद्रीय मंत्रिमंडल ही है। सही है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राज्यसभा का सदस्य 6 साल तक राज्यसभा में रहेगा, यह किस अनुच्छेद में दिया गया है? इसका ऑप्शन ये है 80, दूसरा 82, तीसरा 74, चौथा इनमें से किसी में भी नहीं। राज्यसभा 6 वर्ष तक, इनमें से कोई नहीं दिखा। हाँ सही है दोस्तों, लग गया, इनका सही है। जो इसका इसलिए सही इनका है क्योंकि ये जो कार्यकाल के बारे में उसमें लिखा नहीं गया है। हाँ। कहीं पे भी राज्यसभा के कार्यकाल के इसको जो पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट जो है और 1951 इसमें दिया गया है कि राज्यसभा का जो कार्यकाल है वो 6 साल का होगा और लोग हर प्रति 2 वर्ष बाद 1/3 लोग रिटायर होते रहेंगे और नए नए लोग आते रहेंगे। तो पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 में इसको दिया गया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं, कैसे चुने जाते हैं? ऑप्शन ए है केवल राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, ऑप्शन बी है केवल लोकसभा के सदस्यों द्वारा, ऑप्शन सी है केवल राज्यों की विधानसभाओं और लोकसभाओं के सदस्यों द्वारा, ऑप्शन डी है राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। जवाब दीजिएगा दोस्तों। तो इसका सही ऑप्शन होगा लोकसभा, राज्यसभा और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। इसमें एक चीज और है, केंद्र शासित प्रदेश जो दिल्ली और पुडुचेरी है उसके भी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, जबकि जम्मू कश्मीर के पहले भाग लेते थे पर अभी उसकी विधानसभा जो गठित नहीं हो पाई है अभी 2019 के बाद से, जब से जम्मू कश्मीर एक्ट लाया गया उसके बाद से नहीं हो पाया है, तो उनके सदस्य भाग नहीं लेते। यहाँ देखा जाए तो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो एकल संक्रमणीय एवं अनुपातिक मत प्रणाली के आधार पर किया जाता है। इसको अगर इंग्लिश में कहा है प्रोपोर्शनल एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। इसमें होता क्या है कि अगर जैसे 4 लोग अगर लड़ रहे हैं चुनाव तो हम उन पे प्रेफरेंस देते हैं। जैसे राष्ट्रपति का, पहली बात तो अगर राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है तो आपको कम से कम 50 लोगों का सिग्नेचर चाहिए कि अनुमोदन चाहिए, 50 प्रस्तावक चाहिए। 2 चीजें, 100 लोग ऐसे ही मिल चाहिए आपको लड़ने के लिए। ऐसा क्यों? क्योंकि पहले होता है बहुत कोई ना लड़ पाए राष्ट्रपति का चुनाव और उसके बाद आपको 15,000 का डिपॉजिट भी देना पड़ता है। वो क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं जमानत राशि। जमानत राशि 15,000 की आरबीआई में जमा करानी पड़ती है। उसके बाद आपको 35 साल की उम्र होनी चाहिए। ये सब कंडीशंस पूरा होने के बाद आपको 50 लोगों के जो प्रस्तावक चाहिए, 50 अनुमोदक चाहिए। इसके बाद आप अगर जैसे 3 लोग लड़ रहे हैं राष्ट्रपति के चुनाव तो उसमें आपको जो सांसद लोग हैं या फिर जो विधायक लोग हैं वो प्रेफरेंस देते हैं। जैसे किसी को 1 दिए, किसी को 2 दिए, एक व्यक्ति जाएगा तो 1, 2 जितने लोग खड़े रहेंगे वो सबको वोट देगा प्रेफरेंस के अनुसार। अब इसमें होता है कि अगर मान लीजिए पहली बार गिनती हुई, कोई 50% वोट नहीं पाया, उसमें होता है कि इसमें 50% प्लस 1 वोट मिलना चाहिए। तो अगर कोई 50% नहीं पाया तो अगले दूसरे काउंटिंग होगी, जो उसमें सबसे कम वोट पाया रहेगा उसको निकाल दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। उसका जो वोट है वो सब में डिवाइड कर दिया जाएगा बराबर। तो अब इसके बाद फिर गणना की जाएगी। इसी प्रकार प्रक्रिया लास्ट तक, जब तक कि कोई विजयी नहीं हो जाता तब तक की प्रक्रिया चलती रहती है। यहाँ भी एक बात ध्यान देने वाली ये भी है कि जो यहाँ पे जो नॉमिनेटेड कैंडिडेट है राज्यसभा में या फिर लोकसभा में वो या फिर राज्य की विधानसभा में, वो लोग भाग नहीं लेते हैं चुनाव में, जबकि इनके महाभियोग में राज्यसभा और लोकसभा की जो उसके हैं नॉमिनेटेड सदस्य हैं, नामित करके आए होते हैं, नियुक्त करके जो आए हैं उनको भी भाग लेते हैं महाभियोग में, राष्ट्रपति के महाभियोग में।
अब उसमें जो उसके जो चुनाव में भाग क्यों नहीं थे, क्योंकि उनकी जो नॉमिनेटेड कौन करता है, उनको राष्ट्रपति ही करते हैं, इसलिए भाग नहीं लेते हैं उसमें। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा महिलाओं को लोकसभा और राज्य की विधानसभा में 33% आरक्षण दिया गया है? तो शायद कल चर्चा हुई थी क्या? कल हुई थी। चलिए दोस्तों, तो फिर दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका 106 संविधान, 106वां हाँ, 106वां है। किसी भी प्रकार का आपातकाल खाता खत्म होने से, किसी भी प्रकार का आपातकाल खत्म होने के कितने दिन के भीतर चुनाव जरूरी है? किसी भी प्रकार का आपातकाल खत्म होने के कितने दिनों के भीतर चुनाव होना जरूरी है? 6 माह, 90 दिन, फिर 1 वर्ष, या संसद के ऊपर निर्भर करता है कि वो कितने दिन में चुनाव करवाती है? नहीं, इसका 6 माह हो जाएगा। सही है दोस्तों। जब आपातकाल लगता है, आपात हमारे यहाँ 3 प्रकार का है। एक हो गया राष्ट्रपति शासन के रूप में, एक आपातकाल के रूप में हो गया, जैसे कि बाहरी किसी आक्रमण या फिर राष्ट्रीय आपात हो गया, एक वित्तीय आपात हो गया। तो इसमें से अगर किसी भी प्रकार का आपात लगता है तो जो हमारी गवर्नमेंट है वो आपातकाल को बढ़ा सकती है, चाहे जितने भी टाइम तक बढ़ाना चाहे वो बढ़ा सकती है उसके ऊपर। लेकिन जब एक बार आपात खत्म हो गया तो उसके 6 महीने के भीतर चुनाव होना जरूरी है। चलिए दोस्तों, तो फिर आज के लिए भी इतना ही। आगे फिर वीडियो ऐसे ही आती रहेगी, आप लोग शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और ज्यादा से ज्यादा लोग तो वीडियो को पहुंचाने का काम करिए ज्यादा लोगों तक। धन्यवाद। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।